जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सबको अपना चैनल में। और आज हम रेलवे का प्रश्न लेकर आए हैं, वो प्रश्न जो कि आप एग्जाम में देख के डर के छोड़ देते हैं या तो फिर आप उस पर टाइम देकर टाइम बर्बाद कर लेते हैं। एक प्रश्न पे आप 1 मिनट से नहीं बल्कि 2-3 मिनट 4 मिनट ध्यान देते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये तो कुछ क्वेश्चन बेसिक है पर बन क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछे गए हैं और रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए हैं, तो रेलवे के वो सारे तमाम प्रश्न जो कि टीसीएस के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया है, तो वो प्रश्न जो कि 3250 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। तो आप देर न करते हुए क्लास पे देखें और क्लास के तभी आप लाइक करेंगे जब आपको क्लास पसंद आएगा दोस्तों। तो 2 मिनट क्लास रखेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से मैथ में जादू किया जाता है और बनाया जाता है। देखिए, प्रश्न आपका यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणांक एक्स प्लस 3 हो तो के किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे दोस्तों, सही बात बता रहा हूँ। जब तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तब आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर जो आप आगे बढ़ेंगे बनाने पर लग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रश्न यह है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स जो 12 है, बात को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं जिसका एक गुणांक जो है, इसका जो गुणांक है वो है x प्लस 3 है। तो k का वैल्यू जो है निकालना है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बात को समझेंगे। और यह जो आपका ये फैक्टराइजेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 कर लेंगे। बात को समझेंगे। x का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर जोड़ k और x का वैल्यू जो है -3 जोड़ 12 बराबर 0। तो -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा और प्लस और माइनस 3k और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 12 और 9 हो जाएगा 21 और -3k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 21 बराबर ये प्लस इधर आ जाएगा 3 के, 3 सत्ते 21, 7 बराबर के, इसलिए के का वैल्यू जो है आपका 7 आया। आप ऑप्शन में देखेंगे तो के का वैल्यू जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बात को समझेंगे दोस्तों, जब तक आपका कॉन्सेप्ट जो है यह आपके दिमाग में सेट नहीं करेगा तब तक मैं अगला क्वेश्चन पर नहीं भागूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रश्न आपका जो दे रखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का जो गुणांक है एक्स प्लस 3 है, तो के का आखिर वैल्यू क्या होगा, जो इसका एक गुणांक 3 होगा, x प्लस 3 होगा। आखिर जैसे प्रश्न जो आप बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x जोड़ 12 बनता है ना, तो इसका गुणांक निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x जोड़ 4x जोड़ 12 बनता है। क्यों? क्योंकि जोड़ने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो 3 चौका 12 और 3 4 7 हो जाएगा। बात को समझेंगे। तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 और 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 जो मिल गया वो एक साथ लिखाता है, x प्लस 3 और ये वाला एक साथ लिखा गया, यानी कि x प्लस 4। तो आखिर इस प्रश्न में कह दिया था कि एक इसका गुणांक जो है x प्लस 4 है, तो दूसरा भी गुणांक होगा, तो दूसरा गुणांक क्या होगा, x प्लस 3 हो गया। लेकिन इसमें जो है आखिर इसमें k का मान क्या होगा, तो k का मान निकालने के लिए एक जो गुणांक दे रखा है तो इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू अब जो मिलेगा उसी x का वैल्यू जो है आप समीकरण में पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें जब पुट कर देंगे तो आपको k का वैल्यू आ गया। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा होगा। कहीं भी दिक्कत होगा आप एकदम कमेंट करेंगे, उसके जवाब देने के लिए हम 24 घंटा ऑनलाइन ही रहते हैं। चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न पे। ये जो आपका दिया है 9x स्क्वायर, यदि 9x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा, इस बात को समझेंगे। पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा। आप पहले देर तक उसमें ढूंढ लीजिए, बना लीजिए कि कौन सा का वैल्यू होगा। बस सॉल्व करने में इसको मात्र 1 मिनट के अंदर में सॉल्व करेंगे, आप करेंगे। और जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तो देखते ही देखते आंसर मारेंगे। बात को समझेंगे। जब आपको एक्सपीरियंस अनुभव हो जाएगा, लगातार सेट में जारी करते रहेंगे, तो सही हुई ये बात है कि आप क्वेश्चन को देखते ही देखते एक स्टेप में सही कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। 9x स्क्वायर प्लस के एक्स px है, px और जो 16 है ना। चलिए देखिए, इसको हम क्या करते हैं, हमको p के मान निकालना है।
और दो को वैल्यू निकलना है, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव। तो आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में विवेचक डी बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यह जो होता है ए होता है, यह जो होता है बी होता है और यह जो होता है सी होता है। और सूत्र जो लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेंगे। बात को समझेंगे। तो v का वैल्यू है p है, तब p के हम स्क्वायर करेंगे -4। a का वैल्यू जो है 9 है और c का जो वैल्यू है वो 16 है। बात को समझेंगे, ठीक है। अब बराबर 0 है, तो p स्क्वायर माइनस 9 का 36 गुना 16 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखिए ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तब पी स्क्वायर बराबर इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 36 गुना 16 हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ p बराबर जो होगा अंडर रूट जो हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस लग जाता है 36 और गुने 16। बात को समझ रहे हैं। फिर क्या होगा यहाँ पे कि p बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल जो होगा 6 होगा और 16 का 4 होगा। तो p बराबर जो होगा प्लस माइनस 6 का 24। तो इसलिए p का जो वैल्यू हो जाएगा प्लस 24 और माइनस 24। तो प्लस 24 और माइनस 24 जो है आप ऑप्शन में देखेंगे कि प्लस 24 और माइनस 24 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसको आप चाहे तो इसमें गुना भी कर लेते हैं। अब गुना भी कर लेंगे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 24 हो जाएगा। क्यों, देखिए गुना करते हैं इसका तो 6 36 हो जाएगा, हासिल 3 36 18 और 6 24 और 3 27 हासिल 2 3 1 576 आ गया। तो 500 जब 76 आ गया तो इसको अगर जो आप नहीं लिखना चाहते हैं इतना क्रियाक्रम, तो सीधे आप यह लिख सकते हैं। आपको हम बता देते हैं कि p बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर 576 हो जाएगा। तो 576 का वैल्यू जो होता है 24 होता है। अब 24 होता है 576 का, तो एक बार प्लस 24 होगा, एक बार माइनस 24 होगा। तो आप ऑप्शन में जब देखेंगे तो प्लस 24 और माइनस 24 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। आपका इस तरीके के प्रश्न जो है सिर्फ रेलवे ही नहीं, एसएससी इस प्रश्न को नहीं छोड़ता है और हमेशा हर एक शिफ्ट में पूछता ही है। जियोमेट्री के साथ साथ इस टाइप का जो है रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद से, विवेचक सूत्र से मूल निकालने के लिए ये सब चीज़ जो है ये टॉपिक नहीं छोड़ता है। तो इस टॉपिक को कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। पिछला बार जो बताए हैं हम वो गुणनखंड दिया हुआ था और एक का वैल्यू लेकर आपको के का मान निकालना था। तो इसमें क्या है, पी का मान निकालना था। तो इस बात को समझेंगे और जो है कि सही तरीके से हल करके आप अपना एक अंक बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। चलिए प्रश्न जो दे रखा है, प्रश्न है आपका, कह रहा है प्रश्न कि 55 53 56 59 61 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका जो है ज्ञात करना है। यानी कि संख्याओं का जो सेट दे रखा है उस संख्याओं का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका में दो कंडीशन बताए हैं। अगर जो संख्याओं जो विषम में रहे तो उसका सूत्र n+1/2 होगा, या तो सम में रहेगा तो 1/2 इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद होता है। चलिए देखते हैं कि प्रश्न सम है या विषम है। तो 55 53 56 55 53 56, उसके बाद में है 59 61 59 61, उसके बाद में जो है आपका 31 है। यानी कि गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इनका वैल्यू जो है 6 हुआ है। किताब में देख लेंगे क्या को रहा है 1 2 3 4 5 6 7 को, यानी कि कुछ छूट रहा है। 55 53 56 55 53 56 59 61 59 61 69 तब 31 है, 69 तब जाके 31 है। यानी कि n का जो वैल्यू है वो 7 है। तो विषम के लिए जो सूत्र होता है, विषम के लिए जो सूत्र होता है n+1/2 का पद, उससे पहले इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा है 31 है। 31 के बाद में क्या है ये आप बताइए। 31 के बाद में है आपका 53,
तब जाके 55, तब जाके 56, तब जाके 59 और तब जाके 61 और तब जाके 69 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर हो गया। तो n का वैल्यू जो है वो 7 है, तो 7 जो 1/2 पद, यानी कि 7 1 8 में 2 से भाग देंगे तो 4वां पद हो जाएगा। तो चौथा 1 2 3 4 56 हो जाएगा। 56 आंसर आपका होगा। 56 देखेंगे कि 56 कहाँ दे रखा है, तो 56 ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस बात को समझेंगे। अगर जो यह सेट में 7 नहीं 8 रहता n के वैल्यू, अगर जो 8 रहता तो उसके लिए सूत्र आप लिख लीजिए 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद रहेगा। ठीक है, तो यह जो है यह सम के लिए है, सम संख्या n का वैल्यू जो सम में हो। यह n का वैल्यू विषम में था, विषम में जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से। और सम का मतलब क्या, 2 4 6 8 10 ये 2 के पैरामीटर है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बात को समझेंगे। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो जरूर हमको बोलिएगा दोस्तों। आपको मेरे द्वारा पढ़ने का मतलब हो कि दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जब दिक्कत हो ही गया तो फिर पढ़ने का मतलब क्या, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि कहाँ आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि क्या आपको कैसा पढ़ाई लग रहा है। फीडबैक देना जरूरी है, ताकि आपका फीडबैक जो मिलेगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि नहीं मेरा जो मैसेज संदेश जा रहा है वो बिल्कुल सही जगह जा रहा है और अच्छा जा रहा है, अच्छा से समझ में बच्चों को आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह त्रिकोणमिति से है। आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। 11 में पूरा भरपूर ट्रिग्नोमेट्रिक है, 10वां के एडवांस है। 10वां तक में आप सिर्फ पढ़े रहे होंगे काटना तक 90 डिग्री तक के मान पढ़ रहे होंगे। लेकिन 11th में आपको इन्फाइनाइट डिग्री, कोई डिग्री नहीं, 5000 10000 20000 50000 100000 90 डिग्री से ज़्यादा आप लोग जान रहे हैं कि 11th में 180 डिग्री 360 डिग्री। मान लीजिए हमको निकालना है 1050 डिग्री का मान, तो मान लीजिए साइन रहेगा, साइन 1050 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, 1050 को निकालना है 360 में हम अगर जो 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसका। 0 की 0 36 18 हो जाएगा, और जो हो जाएगा 18 यहाँ से ले 3 3 10। तो यह जो हो जाएगा साइन जो हो जाएगा 360 गुने 3 और माइनस जो हो जाएगा कि 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आप घटा के देख लीजिएगा, इसको आप घटा के देख लेंगे। इस बात को समझिएगा, ऐसा नहीं इस बात को पहले समझिए, मैं इसे सॉल्व करूंगा। ये इंटर का सवाल है आपका। 1050 डिग्री का वैल्यू निकलना है। 10वां तक में आप सभी को पढ़े होंगे कि 90 डिग्री तक का मान निकालते हैं, लेकिन 11th में जाने के बाद में दुनिया के कोई और डिग्री का मान निकालना होगा। तो साइन 1050 डिग्री यानी कि साइन 360, इसका सूत्र जो होता है साइन n इंटू 360 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ जो होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड ये फोर्थ। तो 360 यहाँ होता है, यहाँ से घूम के जाएगा तो 360 यहाँ, और माइनस यानी कि इसी में रह रहा है। तो इसमें साइन नहीं रहता, साइन इसमें रहता, साइन यहाँ रहता है। तो यह जो होगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यानी कि माइनस साइन 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, 1/2 होता है। तो माइनस 1/2 इसका आंसर आएगा। इस बात से आपको परिचित होना है कि अगर जो कितना भी डिग्री का मान दे दे तो आपको निकाल, ये सब एडवांस है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इस बात को समझेंगे। और ये प्रश्न जो देख रहे हैं मैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सा रेलवे में पूछा गया प्रश्न दिखाऊंगा, जो कि 10वां के तरह नहीं रहता है। 10वां में का प्रश्न तो कहने के लिए सिलेबस है कि 10वां का सिलेबस है, लेकिन एडवांस मॉडरेट में रहेगा। आपको ये नहीं पूछेगा कि tan 45 डिग्री घटाओ cot 45 डिग्री का मान क्या होगा, आपको मॉडरेट क्वेश्चन आएगा। ये देख रहे हैं ये आपका 10वां का सिलेबस नहीं है, 10वां का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री 10वां में पढ़ना रहता है, ठीक है, लेकिन ये एडवांस है, ये 11 का है। तो साइन 150 डिग्री का मान निकलेगा आसानी तरीके से, जिसका वैल्यू मैंने -1/2 दूंगा। तो आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि साइन बटा कॉस थीटा गुने कॉट थीटा
अब बटा में cosec थीटा। देखिए इसको किस तरीके से आसानी से हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा और cos थीटा है, साइन थीटा बटा में इस तरीके से cos थीटा, इसका घेर दिया है। तो cot थीटा बटा cosec थीटा, cot थीटा और फिर cosec थीटा, यही प्रश्न है। देखिए दोस्तों इसको हम लोग अब खोलेंगे, ये ब्रैकेट का जो बंद है इसको हम खोल लेंगे। तो साइन थीटा और ये ऑब्लिक है, ये बटा हो जाएगा कॉस थीटा, गुना क्या है कॉट थीटा बटा में क्या है कॉसेक थीटा। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब यह क्या होगा, यहाँ कॉट है दोस्तों, क्या है कॉट है, ठीक है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है, और गुने क्या है कॉट थीटा और बट्टा में कोसेक थीटा। टैन थीटा के रेसिप्रोकल वैल्यू होता है 1 बट्टा कॉट थीटा और गुने कॉट थीटा और बट्टा में कोसेक थीटा। कॉट से कॉट कट जाएगा, ये 1 बट्टा नीचे कोसेक थीटा। तो 1 बाई कोसेक जो है किसका रेसिप्रोकल होता है, प्रतिलोम होता है साइन थीटा का होता है। उत्तर में जब देखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा आपको आंसर में मिलेगा, साइन थीटा आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इससे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसे नोट कर लेंगे, ताकि ये सब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक है ऑल फार्मूला पर बनता है। जिसको भी फार्मूला नहीं आता है वो कितनों भी कोशिश कर लें, इसमें कुछ लगाने वाले जोड़ घटा गुना भाग थोड़ी है, कैलकुलेशन तो बाद का चीज़ है, सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट मैटर यह है, फर्स्ट आपका यह कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको सूत्र याद रखना होगा, तो तभी सवाल बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से मज़ेदार और रेलवे के प्रश्न को हल करता हूँ दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न को चलते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों सिर्फ रेलवे के ही प्रश्न का, जैसे ही बहाली आता है, जिस तरीके से जो बहाली आया उसका विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हेल्पफुल हो एग्जाम, तो मैं उसका काम शुरू कर देता हूँ। रेलवे के एस्पिरेंट हैं, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एस्पिरेंट हैं, बहाली तभी निकलती है जब सरकार को आपसे कोई काम रखती है। जैसे कि चुनावी मुद्दा रहेगा, वोट वाला मुद्दा रहेगा, इन्हीं सब समय पे आपको बहाली देगा। इसके पहले बाद में बहुत नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। रेलवे की बहाली जो आई थी 01 ऑब्लिक करके 2019 में आई थी, एग्जाम लिया कब 2022 में, 3 साल बाद, और 23 में जो है कि फाइन करके ज्वाइन कर रहे हैं 4 साल, यानी कि सरकार का सत्ता 5 साल का होता है, और 5 साल में एक बहाली कॉन्ट्रैक्ट में खत्म हो जाता है। तो जो उम्र है उसको गवाइए नहीं, और मोबाइल का सही यूज कीजिए, और पढ़ाई जो है सीरियसली होकर पढ़ाई कीजिए, और अपना सही उम्र में कहीं भी जाके सेट हो जाइए। नहीं तो आपको समझा ही दिए कि 5 साल के सत्ता में एक बहाली को कंडक्ट कराने में 5 साल लग गया, बस हो गया, काम खत्म हो गया। जो जिसका एक बार में क्लियर नहीं हुआ फिर 5 साल हो, फिर आपको 5 साल हो, जिसका उम्र 21 साल है वो 26 साल हो जाएगा। जनरल कैटेगरी वाला और भी बहाली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो कहाँ से भर पाएगा? रेलवे ही ना जो है कि 30 से 32 साल देता है, तो बाकी जो जॉब है उसमें कहाँ एज रहता है 18 से 25, तो फिर 5 साल के बाद तो फिर हो जाएगा 26, तो 5 साल के बाद 26, 25, 31, तो इस बात को समझना होगा। तो चलिए प्रश्न जो आपका दे रखा है 3x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y को हल करना है। यह जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, 3x प्लस वाई और 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई 2x माइनस 3y है। इसको हल करना है, सीखिए कैसे सीखेंगे। इसको एक बार इसमें कीजिए, फिर इसको एक बार इसमें कीजिए, ये हो जाएगा, फिर इसको एक बार इसमें कीजिएगा, और फिर इसको इसमें एक बार कीजिएगा। बात तो समझ रहे हैं? तो 3 दूनी की, इसको इसमें ले जा रहे हैं ना, तो 3 दूनी की 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 3 की 9xy हो जाएगा। अब हाई वाला पहले यहाँ जाएगा, तो 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो 2xy हो जाएगा, फिर यहाँ से भाई यहाँ ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसकी संख्या ज़्यादा है इसकी कम है इसलिए माइनस ही रह जाएगा, 7xy और माइनस 3y स्क्वायर।
स्क्वायर। ऑप्शन में देखेंगे कि 6x² माइनस 7xy माइनस 3y² जो है वह जो है आपको 7x² माइनस में 3 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कहाँ का? तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इस बात को समझेंगे। इस बात में कुछ, इस सवाल में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को कौन कौन विद्यार्थी हल करते हैं वो जरूर बताएं, और कितना देर में हल किए हैं वो भी बताएंगे। प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 616 वर्ग मीटर है, यानी कि 616 मीटर स्क्वायर में है। तो इसका व्यास निकालना है, इसका जो है व्यास निकालना है, यानी कि आपको डायमीटर निकालना है इसका। यही निकालना है आपको। तो इसको सभी लोग सॉल्व कीजिए, बताइए कि क्या आंसर आपका इसका आएगा इस प्रश्न का। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है वो 616 दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है कितना दिया है? 616 मीटर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr² होता है, और 616 के बराबर। इसका यूनिट का भी इग्नोर करेंगे। हमसे क्या पूछा है? डायमीटर पूछा है, यानी कि इसका जो यहाँ से चलेगा और फिर ये परिधि हो गया, ये यहाँ से एक चक्कर काट लीजिए, परिधि हो गया, यह आपका डायमीटर यानी व्यास हो गया, और सिर्फ सेंटर से सिर्फ यहाँ रहे यानी कि आधा रहे, यह r हो गया, और ये पूरा हो जाएगा, ये d हो जाएगा, और ये परिधि 2πr हो जाएगा। तो ये तीनों चीज पूछे ना तो सिर्फ इसका यूनिट होगा मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं। अगर जो क्षेत्रफल रहे तो मीटर स्क्वायर में, अगर जो आयतन रहे, इसका वृत्त का तो आयतन नहीं होता है, ये 2D होता है, और जो आयतन पूछे तो आयतन का क्यूब हो जाता है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में हो जाता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और r² बराबर 616। अब इसको हम लोग काटेंगे, 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाए, 11 से काटेंगे तो 11 25 55, हाँ 11 से काटिए आसान से, 11 25 55, 6 6 11 6 66, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 2 से 28 दूनी 56 हो गया। ठीक है, अब जो हो जाएगा r² बराबर 28 गुने 7, ये जाके यहाँ गुना कर हो जाएगा। तो r² बराबर 8 7 56 हासिल 5, 7 दूनी की 14 और 5 19 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा √196। तो इसका पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, ये √196 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 14 होगा। तो त्रिज्या आ गया इसका 14 मीटर। तो आधा जब है त्रिज्या 14 मीटर तो पूरा कितना हो जाएगा? इसका d जो हो जाएगा r गुने 2 यानी कि 14 गुने 2 यानी कि 28 मीटर। 28 मीटर जो है आप ऑप्शन में देखेंगे तो 28 मीटर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा दोस्तों। तो आज की क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। जैसे आपका फीडबैक मिलेगा हम पूरे प्रश्नों का सीटों का संग्रह चलाएंगे। जिस तरीके से आपको रेलवे ग्रुप डी में मिनिमम 25 प्रश्न गणित का पूछा जाता है, आप NTPC प्री का एग्जाम देने जाइएगा तो मिनिमम 30 प्रश्न रहते हैं। मेंस का एग्जाम देने जाइएगा गणित का प्रश्न का मिनिमम जो है कि मैक्सिमम मिनिमम जो है कि आपका मेंस में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के। RPF कांस्टेबल का एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें आपको 35 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरीके के जो कि मैथ का आप एक अंक भी ना गंवाएं, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूं तो आप लोग के पास मैसेज चला जाए और आप लोग मैसेज देख के क्लास को भी देख सकें। तो चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं। आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। जय हिंद।